हो गया। नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेकलिस्ट देखेंगे कि नेम रिजर्वेशन के लिए मिनिमम कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रपोज नेम। तो कभी भी आप जब कंपनी का नेम रिजर्व करने वाले हो तो आपके पास एटलीस्ट 2 to 3 नेम्स आपके पास होने चाहिए। वो भी आपको प्रेफरेंस में, मतलब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सा है और थर्ड प्रेफरेंस कौन सा है। तो उसमें भी वो जो नाम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ये क्लियर है? ओके। उसके बाद मीनिंग ऑफ द नेम। मीनिंग ऑफ द नेम मतलब क्या? आपका जो कंपनी का नाम है उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कंपनी का नेम जब रिजर्व करते हैं तो जो डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके नाम के इनिशियल्स लेते हैं, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के हम लोग कोई तो नाम बनाते हैं। तो वो सामने वाले को पता नहीं है ना, आप अप्लाई कर रहे हो, सामने वाले को क्या समझेगा ये XYZ क्या है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो टर्म एग्जैक्टली है क्या, जो आपके कंपनी का नाम है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। समझ में आया? ओके। कभी कभी हम लोग अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज भी वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मराठी वर्ड आता है हमारे कंपनी के नाम में, तो हर कोई हर एक लैंग्वेज समझ नहीं सकता, तो उसको हमें क्या करना है, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ। ये पॉइंट क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्या है, अभी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। जब भी आप कंपनी का नेम रिजर्व करोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि क्या ऑब्जेक्ट के साथ आपकी कंपनी फ्यूचर में रन करने वाली है। आपका ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए। समझ में आया? ओके। देन नेक्स्ट क्या है? ट्रेडमार्क सर्च। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे कंपनी का नाम है इलिट गुरुकुल लिमिटेड। हमारा जो नाम है इलिट गुरुकुल कंबाइन है, समझ पता है ना, विदाउट स्पेस है। अगर हम लोग ट्राई करते हैं इलिट डॉट गुरुकुल तो आपको ना इलिट पे बहुत सारे ट्रेडमार्क मिलेंगे। इलिट ये वर्ड पे क्या मिलेंगे आपको? ट्रेडमार्क मिलेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी नाम अप्लाई करने वाले हो उस पर ट्रेडमार्क ना हो, अदरवाइज आपको रीसबमिशन या रिजेक्शन आता है। ओके। नेक्स्ट क्या है? एग्जिस्टिंग एंटिटीज चेक। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो आपके मतलब कोई ट्रेडमार्क नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप किसी कंपनी का नाम एज इट इज़ आप मतलब हो सकता है ना, कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और आपको भी लगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता नहीं है ना कि XYZ करके कोई कंपनी रजिस्टर्ड है। समझो को भी दिल्ली में कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, आपको महाराष्ट्र में पता चलने वाला है क्या? क्लाइंट को पता चलेगा क्या? क्लाइंट जाके देखने वाला है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है, जब भी क्लाइंट आपको नाम देगा आपको चेक करना है कि सिमिलर नाम की कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं। समझ में आया? ये पॉइंट मैं आपको दिखा दूंगी, MCA के पोर्टल के थ्रू ही करना है। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने पड़ते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, ग्रुप कंपनीज होते हैं। ग्रुप कंपनी समझते हो? हमारे पास एक क्लाइंट है तो उसकी ग्रुप कंपनी है, तो उनके ग्रुप कंपनी का जो नाम, फर्स्ट जो नाम रहता है ना वो सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो हमारा ही है इलिट गुरुकुल, तो हमारे हर एक कंपनी का समझो क्या है, हमें इलिट गुरु मतलब इलिट ये नाम से ही क्या करना है, हम लोगों को कंपनी का नाम रिजर्व करना है। हो सकता है ना आपको मतलब आपकी कंपनी है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपके ग्रुप कंपनी का नाम आपको इलिट से स्टार्ट करना है। तो लेकिन जब आप अप्लाई करने जाओगे तो सामने जो पर्सन रहेगा, जो भी आपका नेम रिजर्वेशन या कुछ चेक करेगा, उसको पता रहेगा क्या कि आपकी ग्रुप कंपनी है, तो आप इसीलिए वो सेम नाम से प्रोसेस करना चाहते हो, या फर्स्ट नेम आपको वो चाहिए? नहीं समझेगा। तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि ये हमारी ग्रुप कंपनी रहेगी, और हमें अगर समझो अभी इलिट गुरुकुल लिमिटेड है, समझो हमें हमारे एक चालू करनी है कंपनी इलिट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो इलिट वर्ड क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। मोस्टली क्या आता है, अभी एक तो ट्रेडमार्क रहेगा तो रीसबमिशन आता है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिजोल्यूशन पास करेंगे
कि हमें इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर ये मतलब ये इलिट वर्ड ये कंपनी यूज़ कर रही है तो, क्योंकि ये हमारी क्या होने वाली है, ग्रुप कंपनी होने वाली है। ऐसे केसेस बहुत बार होते हैं। और अब अगर आप बोर्ड रिजोल्यूशन, कंसेंट लेटर ये सब अटैच करते हो अलॉन्ग विद आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो आपका नेम रिजर्वेशन मोस्टली क्या हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। समझ में आया? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बोर्ड रिजोल्यूशन और एनओसी फ्रॉम existing company if the proposed name is similar to an existing entity। मतलब कोई एग्जिस्टिंग एंटिटी है उसको ही अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई और ऑब्जेक्शन आपके ऊपर नहीं लेगा। क्लियर है ये पॉइंट? ओके। ऑथोराइज लेटर और एनओसी फॉर ट्रेडमार्क ओनर। समझो अभी इलिट गुरुकुल के नाम पे ट्रेडमार्क है, ठीक है, आप उसी नाम के साथ कोई एक कंपनी चालू करने वाले हो। अगर आपने वो ट्रेडमार्क ओनर से एनओसी लिया कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उसकी मतलब आप वो नेम यूज़ करते हो, तो भी क्या होता है, आपका नेम अप्रूव हो जाने के चांसेस है। समझ में आया? लेकिन मोस्टली अगर ट्रेडमार्क ओनर जो रहते हैं उन्होंने ट्रेडमार्क इसके लिए लिया रहता है कि वो नाम कोई और यूज़ ना करे। समझ में आया? ठीक है। तो इसकी जो फीस रहता है, स्पाइस मतलब नेम रिजर्वेशन का जो फीस रहता है वो कितना होता है, 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ के साथ आप क्या कर सकते हो, कंपनी का नेम रिजर्व कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट ऐड किया है, वैलिडिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ नेम रिजर्वेशन। समझो आप लोगों ने क्या किया, नेम रिजर्व किया, आपका नाम अप्रूव हो गया, तो अप्रूव होने के बाद वो कितने दिन तक वैलिड रहता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी देंगे क्या वो आप लोगों को? नहीं। तो कितने दिन के लिए देते हैं, 20 डेज़ का क्या रहता है, वैलिडिटी रहता है। विद इन 20 डेज आपको क्या करना होता है, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। इनकॉर्पोरेशन को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक स्पाइस पार्ट ए और एक स्पाइस पार्ट बी। स्पाइस पार्ट ए जो है वो क्या है, हमारा नेम रिजर्वेशन ऑफ अ कंपनी, एंड स्पाइस पार्ट बी जो है वो क्या है, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, मतलब नेम रिजर्व होने के बाद जब तक सीओ आएगा तब तक का प्रोसेस। तो मतलब अभी समझो स्पाइस पार्ट ए आपका अप्रूव हो गया, तो आपका स्पाइस पार्ट भी विद इन 20 डेज क्या होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करता, क्लाइंट के डीएससी के इसमें प्रॉब्लम आता है, आधार का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो बहुत सारी चैलेंजेस फेस होते हैं। तो कभी कभी क्या लगता है पता है, हम लोगों को समझ में आता है कि अभी कल ही एक्सपायर होने वाला है और क्लाइंट का डीएससी में कुछ इश्यू है, तो आपको पता है विद इन 20 डेज ये सबमिट होने वाला है, क्या होने वाला है, नहीं। तो इस केस में अगर क्लाइंट को वो नाम वही नाम चाहिए और वो रेडी है एक्स्ट्रा पे करने के लिए, तो हम लोग क्या लेते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या लेते हैं हम लोग, एडिशनल डेज हम लोग क्या करते हैं, एमसीए से अलाउ करके लेते हैं। समझ में आया? अभी इस यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, एक 40 डेज और एक 60 डेज। अभी 40 डेज मतलब क्या, इनिशियल जब आपका नेम अप्रूव हुआ तब से 40 डेज, मतलब वो 20 डेज प्लस आपको और 20 डेज देंगे। ये समझ में आया ना? 40 मतलब ऐसा नहीं कि 20 खत्म हुआ और 40 दे रहे, ऐसा नहीं। इनिशियल अप्रूवल से 40 डेज, तो वो 20 प्लस 20 कितना हुआ, 40 डेज। तो आपको एक्सटेंशन लेने का चॉइस है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको एडिशनली, और एक 1000। समझो आपके क्लाइंट बहुत बिजी है, नहीं दे रहे डॉक्यूमेंट्स, फिर अभी मतलब एडिशनल और 20 डेज का भी लिया हम लोगों ने, फिर भी अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, तो आपके पास और एक चॉइस है, और एडिशनल 20 डेज का आप एक्सटेंशन ले सकते हो। लेकिन कितना पेमेंट करना पड़ेगा अभी आपको, 2000। अगर आपका क्लाइंट रेडी है तो ही ये सब करना है। विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ क्लाइंट आपको एक्सटेंशन लेना है, आपके मर्जी से नहीं लेना है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्लियर है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने प्रोसेस भी पूरा कवर किया है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली ही दिखा दूंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके रेफरेंस के लिए आप ये PDF रेफ़र कर लेना। क्लियर है? तो मुझे एक बार सिर्फ बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं हम लोगों को। सबसे पहले तो प्रपोज्ड नेम, उसके बाद सिग्निफिकेंस अगर होगा तो आपको वो सिग्निफिकेंस चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, मतलब ऐसा कोई ट्रेडमार्क वगैरह रहेगा तो ही। ये मेन चीज़ें हैं। क्लियर है? तो अभी हम लोग
प्रैक्टिकली कैसे करते हो वो चेक करें। ओके चलो, आपको सबसे पहले क्या करना है, MCA के वेबसाइट पे जाना है। गूगल पे जाके आप सर्च करो mca.gov.in, एंटर। आपके पास ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक माय एप्लीकेशन करके टैब दिख रहा है आपको, माय एप्लीकेशन। आपको माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ओके उसके बाद आपको यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मेंशन करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास पहले से होना चाहिए। वो मैक्सिमम टाइम हम लोगों के पास जो है वो प्रोफेशनल का यूज़र आईडी है, तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। फिर एक एडिशनली MCA ने मैथ्स का टेस्ट लेना चालू किया है, तो आपको टेस्ट पास करना है। कैप्चा डालना है, वैलिडेट करना है, लॉगिन फॉर V3 फाइलिंग। ओके पहले वर्जन 2 पे होता था, अभी वर्जन 3 पे शिफ्ट हो गया है। तो आपको एक ऐसा टैब दिखेगा, आपको यहाँ पे जाना है MCA सर्विसेज, कंपनी ई फाइलिंग, इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज, स्पाइस प्लस फॉर्म्स, रिजर्व नेम फॉर न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ओके अभी इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, जो जनरली कंपनीज इनकॉर्पोरेट होते हैं, मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैक्सिमम इनकॉर्पोरेट होते हैं ना, वही वाला टर्म मैं यहाँ पे मतलब कवर करूँगी। हर एक कंपनी वाइज नहीं जा रही हूँ, मतलब सेक्शन 8 के लिए, निधि के लिए क्या, ये नहीं कवर करूँगी। नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इस वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि 90% हमारे ऑफिस में या कोई भी CA ऑफिस, CS ऑफिस में कौन सी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसमें हम लोग वही कवर करने वाले, ठीक है। ओके तो टाइप ऑफ कंपनी में आपको न्यू कंपनी, अदर सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लास ऑफ कंपनी में पब्लिक है या प्राइवेट, हम लोग कौन सा कवर करने वाले, प्राइवेट। कैटेगरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सब कैटेगरी में नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अभी यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज रहता है, जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, एक NIC कोड सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको सर्च का ये दिख रहा है, यहाँ पे जाके आपको सर्च पे क्लिक करना है। अभी हम लोग कौन से कंसल्टेंसी सर्विसेज चेक करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस। अभी ये कोड किसी को बाय हार्ट नहीं होते, तो आप क्या करो, जाके आपको वो रिलेटेड वर्ड सर्च करोगे तो आपको कोड मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, कंसल्टेंसी सर्च करते हैं। यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंसी, तो अभी हम लोग सिर्फ टैक्स कंसल्टेंसी क्यों मतलब सिलेक्ट करें, और भी कवर हो सकता है ना, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, ये एक्टिविटीज़ भी कवर हो सकते हैं, तो मैं ये भी कर लेती हूँ। फिर एक एडिशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ठीक है। मैक्सिमम आप कितने NIC कोड सिलेक्ट कर सकते हो, 3 NIC कोड सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने 3 सिलेक्ट किया। मैंडेटरी नहीं है कि 3 ही करना है, आपका अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है तो आप वो 3 में कवर कर लीजिए। अभी आपको क्या करना है, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम, मतलब आपको नाम कौन सा चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक ट्रायल के लिए दिखा देती हूँ कि अगर एरर कैसे आता है, सेम कंपनी रहता है तो। इलिट गुरुकुल लिमिटेड, क्या लिखा मैंने, इलिट गुरुकुल लिमिटेड, ये हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है ना। हाँ अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्या कर देती हूँ, आप लोगों को ऑब्जेक्ट एंड ऑल सब रेडी करके ही स्टार्ट करना है। ओपन किया, डॉक्यूमेंट एडेड सक्सेसफुली, मैंने कंप्लीट फिलअप किया है ना फॉर्म। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑटो चेक दिख रहा है ना, ऑटो चेक पे एक बार क्लिक करना है। हमारा पोर्टल थोड़ा फास्ट है, तो अभी देखो यहाँ पे कितने एरर आए दिख रहे हैं आपको। एंटर द सफिक्स एज पर द एंटिटी टाइप, मैंने प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट किया है और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, खाली लिमिटेड। तो चलो मैं वो एरर रिजॉल्व कर लेती हूँ, प्राइवेट डाल दिया मैंने।
यहाँ पे क्या बता रहा है, proposed a new name as proposed name is exactly similar to the name of a existing company or LLP Elite Gurukul Limited। मतलब वो क्या बता रहा है आपको कि आप जो नाम अप्लाई कर रहे हो वो एग्जैक्टली क्या है, सिमिलर है एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ। एरर दे रहा है ना, अगर यहाँ मतलब यहाँ पे अगर एरर लिख के आता है ना तो वो एप्लीकेशन आप सबमिट नहीं कर सकते। सिर्फ इन्फो रहता है ना तो एक मतलब आप सबमिट कर सकते हो, फिर आगे का रिमार्क एंड ऑल वो एमसीए के साइड से आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एरर है तो वो एप्लीकेशन आपको सबमिट करने देगा नहीं। ये टैब दिख रहा है आपको, सबमिट का टैब ओपन ही नहीं हो रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। एलिट ठीक है, एलिट कंसल्टेंसी सर्विसेज देखते हैं। देखो वो रेड वाला गया ना, अभी क्या आ रहा है, सिर्फ इन्फो आ रहा है। ठीक है, कभी भी सबमिट का टैब ओपन हुआ मतलब ऐसा नहीं कि सबमिट करना है, एक बार आपको क्या करना है, ये सारे एरर्स का चेक करना है कि सिमिलर नहीं होना चाहिए ना, वो कुछ तो बता रहा है। इधर नेम सिमिलरिटी अलर्ट में आओगे ना तो आपको यहाँ पे सिमिलर नाम की जो कंपनीज है उसका डिटेल्स यहाँ पे शो होता है। देखो इधर है ना, एलिट कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो ऑब्जेक्शन आने के चांसेस है कि नहीं है, तो आपको सोचना है। कभी कभी क्लाइंट रिस्क लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सबमिट कर देना, लेकिन आपको पता है अपफ्रंटली कि नहीं ये नहीं मिलेगा तो आप क्लाइंट को वैसे कन्वे कर देना। और यहाँ पे क्या आता है, ट्रेडमार्क सिमिलरिटी अलर्ट। अभी ट्रेडमार्क सिमिलरिटी में आपको क्या करना है, एलिट पे देखो बहुत सारे क्लासेस में ट्रेडमार्क है, दिख रहा है पूरा का पूरा, बहुत सारे है ना। आपको आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप कौन से ट्रेडमार्क क्लास में फॉल होते हो वो चेक करना है। कंसल्टेंसी के लिए कौन सा ट्रेडमार्क है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए कौन सा है, वो आपको चेक करना है। अभी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए थर्ड क्लास ट्रेडमार्क का क्लास कौन सा है, क्लास 35 है। तो आपको यहाँ पे ट्रेडमार्क क्लास दिख रहा है, यहाँ पे जाके आपको चेक करना है कि 35 में आ रहा है क्या। अगर 35 में नहीं आ रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर 35 में रजिस्टर्ड होगा तो आपको ऑब्जेक्शन आएगा, है ना। 35 में रजिस्टर्ड तो आपको ऑब्जेक्शन आएगा। तो अभी नाम हम लोग ऐसा लेते कि कुछ चेंज कर लेते, ABC ले लेते हैं। फिर से आपको ऑटो चेक करना है। जितने भी नाम ट्राई कर रहे हैं उस पर ऑब्जेक्शन आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कौन सा, एक ABCD कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अभी यहाँ पे उन्होंने एक दिया है ABIDE ऐसा करके है, लेकिन ठीक है एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं है। ट्रेडमार्क में जाके देखा ABCD पे है ट्रेडमार्क, हमारे क्लास में रहेगा तो देखते हैं, ऑब्जेक्शन आएगा तो हम लोग चेक कर लेंगे। अभी के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑटो चेक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। अभी सबमिट करने के पास आपके पास दो ऑप्शन है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन और प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। अगर आप 100% श्योर हो कि आपको ये कंपनी का नाम मिलेगा, मतलब ऐसा नाम किसी का नहीं है, पूरा का पूरा यूनिक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। तो आपका एक वो 7-10 डेज का जो टाइम लगता है नेम अप्रूवल आने के लिए वो बच जाता है। लेकिन आपको क्या 100% क्या होनी चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसीड कर रहे हो तो जब आप इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म सबमिट करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, जो नॉमिनल फ़ीस रहते हैं वो नॉर्मल फ़ीस भरने पड़ेंगे आपको। और इन केस समझो अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, मतलब रीसबमिशन आया, ठीक है जो भी कुछ हुआ रिजेक्ट हुआ, तो जो फीस आपने पे की है ना वो रिफंड नहीं होते। तो अगर आप 100% श्योर हो तो ही प्रोसीड करो इनकॉर्पोरेशन के लिए, अदरवाइज क्या सिलेक्ट करना है,
सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन। हम लोगों को पहले क्या करना है, नेम रिजर्व करना है। अगर नेम अप्रूव होता है तो हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। ये समझ में आया? मैक्सिमम केसेस में हम लोग क्या करते हैं, पहले नेम ही रिजर्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। आपका क्या हुआ, स्पाइस पार्ट है, क्या हुआ, सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद आपको क्या मिलता है कि SRN, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, मतलब आपका ये चलान नंबर पता है ना आपको, ये नंबर क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना है, ओके करना है। अभी वो उसने क्या किया, बाहर आया, ओरिजिनल टैब पे आ गए। यहाँ पे आप पेंडिंग फॉर एक्शन में जाओगे तो आपको ऊपर ही दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेमेंट इनकम्प्लीट। आपको क्या करना है, यहाँ पे पे फीस पे जाके आगे का मेक पेमेंट करके, जो भी आप मतलब अभी पेमेंट के लिए प्रोसीड करना। मैं पेमेंट यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। पेमेंट का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको अगर चालान या रिसीट इमीडिएटली वहाँ पे जनरेट नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चालान और रिसीट के यहाँ पे आपको रिसीट मिल जाएगा। वो रिसीट आपको डाउनलोड करके रिस्पेक्टिव फोल्डर में रखना है। यहाँ तक क्लियर है? नेम रिजर्वेशन ऑफ कंपनी इजी है ना? ओके। अगर आपको अभी कंपनी का समझा तो LLP का भी मोस्टली सेम ही। तो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे LLP का नेम रिजर्वेशन। थैंक यू।